वेलकम टू एग्जाम टेरी एंड सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, जेईई में आपका सिलेक्शन हो गया है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। एक Thank you, sir. Myself is Gloria, a first year PSM student at JNU. I completed my Bachelor in Science from University of Delhi. I belong to Kota Rajasthan. आप कहाँ से हैं? Kota Rajasthan. कोटा से हैं और आपने साइंस में किया है ग्रेजुएशन। This is the review, sir. तो कौन से सब्जेक्ट से था, कौन से कॉलेज से थे आप? Sir, it's BSc Physical Science with Chemistry comes under Department of Chemistry, Dayal Singh College. ओके ओके। तो कैसे प्लान किया स्विच करने का? एक्चुअली सर मैं कोविड बैच का था, तो एक्चुअली मेरा 1.5 ईयर तो 1.5 साल से ऑनलाइन चल गया था, तो मेरा जो इतना इंटरेस्ट था एकेडमिक्स में, जो साइंस में उतना रहा नहीं। साथ के हम्म। साथ मेरा आईआर में इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मैं आईआर की मुझे पता पड़ा कि हाँ आईआर से ऐसे जेएनयू में कुछ ऐसा कोर्स है, क्योंकि इंडिया में आई गेस 8 यूनिवर्सिटीज हैं जो आईआर का कोर्स प्रोवाइड करती हैं आपको मास्टर्स के लिए। सो हम्म। आईआर की वजह से ही जेएनयू में। हम्म। सो फिर आपने डिसाइड किया कि ठीक है, मुझे आईआर जाना है। तो कब आपने प्लान किया कि अब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है सीयूईटी की? सर मैं 6 सेम में ही था जब मुझे यहाँ लग गया था कि अब मुझे शायद तक आईआर में ही करनी है, एमएससी नहीं करनी मुझे। सो मैं 6 सेम में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ सीयूटी पीजी में है। हम्म। तो सबसे पहले चैलेंज क्या आई जब आपने ये डिसाइड किया कि ठीक है मुझे अब जो, क्योंकि देखिए आईआर के लिए अब जो है कम्प्लीटली आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना पड़ता है ना? तो यही तो क्या क्या मेन इशू चैलेंजेस आए प्रिपरेशन में? कि एक्चुअली सर आईआर का एग्जाम इन्होंने कंबाइन कर रखा था पोल साइंस पे, और पहले ही मुझे पता पड़ा कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट ही पोल साइंस में बैठते हैं। सीयूटी पीजी में 40,000 के आसपास स्टूडेंट बैठते हैं, कैंडिडेट बैठते हैं। और मुझे ऐसा कोई प्रायर नॉलेज भी नहीं था इसका कि कैसे है। तो फिर मतलब बहुत स्ट्रेसफुल था जब मैंने देखा कि सिलेबस ऐसा है, इतने स्टूडेंट है, लेकिन मैंने कहा कि चलो एक बार ट्राई तो करते हैं, होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो मतलब पहला जब आपने प्लान किया कि अब स्टार्ट करना है तो क्या इश्यूज आई, आपने कैसे उसको एड्रेस किया है? क्योंकि देखिए मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जितने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको पता है कि क्या पढ़ना है ना? आप पॉलिटिकल साइंस, आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। अब आप जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, आपको पता है कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने ज्यादा टॉप क्लास स्टूडेंट होते हैं जो इस एग्जाम में बैठेंगे। तो ये भी एक ना एक चैलेंज भी हो जाता है। तो क्या इसको कैसे अटेस्ट किया आपने? सर वो तो सारी सेकेंडरी चीज थी, सबसे मेन चैलेंज तो यही था कि मैं कैसे करूंगा। बाकी चैलेंज तो मैंने देखे नहीं कि इतने स्टूडेंट बैठते हैं, बाकी अपार्ट फ्रॉम डीयू बीएचयू और बहुत अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट एग्जाम देते, तो ऐसा नहीं कि डीयू के ही स्टूडेंट थे, काफी अदर इंस्टीट्यूट के भी बच्चे थे। लेकिन पहला चैलेंज तो यही था ना कि मैं खुद से मुझे पोल साइंस का सिलेबस कवर करना है विद इन टाइम, तो मैं बाकी चीजें तो सेकेंडरी पे मिल गई। हम्म। तो तो सिलेबस पे आपने क्या क्या किया? सिलेबस में एक्चुअली ऐसा था सर, मेरा आईआर तो ऐसे मुझे आईआर की, मैंने कहा कि मैं आईआर की वजह से आज जेएनयू हूँ, तो आईआर वाला पोर्शन मेरा डन था वैसे भी। और हम्म। वैसे भी सीयूटी पीजी में इतना खास कुछ आईआर है नहीं। लाइक इट्स कॉल्ड हो कि कुछ इवेंट पूछे गए हैं, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पूछे गए, इंटर इंस्टीट्यूशन पूछे गए, जैसे नामसा यूएन, वो सब कुछ एजेंसीज। हम्म। और तो आईआर का तो, लेकिन फिर वो ही ड्रॉबैक था कि मुझे आईआर कंप्लीट था तो उस पोर्शन से क्वेश्चन ही बहुत कम आते थे। मेजर पोर्शन पॉलिटिकल साइंस का था। हम्म। तो सर प्रिपरेशन मैंने खुद से करा, फिर मुझे दिखा कि शायद तक मैं नहीं कर पाऊंगा खुद से जितना इतना। तो मैंने जैसे जैसे अपने मेरे सीनियर हैं जो, उनसे मैंने डिस्कस करा कि मुझे ये दिक्कत है, और तो आप मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब तुम पे रिसोर्सेज लगा सकते हो तो तुम कोई ऑनलाइन कोचिंग देख लो, क्योंकि तुम स्टैंडर्ड बुक पढ़ने जाओगे तो तुम एक बुक में, दो बुक में इतना टाइम लगा दोगे कि तुम्हें बाकी का पोर्शन कवर ही नहीं होगा। हम्म। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम दीपक सर से एक बार बात कीजिएगा, हम्म। उनकी गाइडेंस में तुम अपनी प्रिपरेशन करो, ऐसा कुछ। हम्म। सो ऋतिक जी, पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करने के लिए क्या आपने कोई बुक भी पढ़ा या? एक्चुअली सर मैंने ओपी गावा, क्योंकि जितने भी सीनियर्स थे और यूट्यूब पे मैंने जितना भी देखा था, तो सबने बुक में यही, बुक लिस्ट में यही सजेस्ट किया था कि ओपी गावा, ओपी गावा हम्म। पॉलिटिकल थ्योरी।
हुँ, लेकिन जब मैंने हाँ, मुझको वो बुक है भी आज भी है। लेकिन मैंने हाँ इनिशियल मैंने स्टार्ट करा था पढ़ा था, लेकिन जब मेरे माइंड में क्लिक हुई बात की ये पेपर तो ऑप्शनल है, सारा ऑब्जेक्टिव है, और ओपी का वाई सच शायद तक मुझे थ्योरेटिकल पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, वहां काम आएगा। हुँ, मैंने कुछ इनिशियल रीडिंग पढ़ी थी उसकी, देन मैंने स्टॉप कर दिया उसे पढ़ना। मैंने नोट्स ही पढ़े थे एग्जाम के। हुँ, ठीक है। तो ओपी गुआवा से फिर आपने क्या अपने भी नोट्स बनाए? नहीं सर, मैं आप हाइलाइटर से ही, मैंने कुछ इनिशियल रीडिंग पढ़ी थी तो मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया था बुक के अंदर, और मैंने ऐसा कुछ नोट्स नहीं बनाए उससे। हुँ, क्योंकि सर ओपी गाबा एक पॉलिटिकल थ्योरी, पूरी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है वो, ऐसे सीयूटी पीजी ओरिएंटेड बुक तो है नहीं। तो हुँ, उसमें तो सब कुछ है, तो फिर मैं उसके अंदर से नोट बनाना चाहता तो मेरा टाइम ही फोर लेंदी हो जाता। हुँ। तो क्या आपको लगा कि एंड में जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, आपको ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ मुझे नोट्स बना लेने चाहिए थे? एक्चुअली ऐसा तो नहीं हुआ फिर, क्योंकि मैंने मॉक मतलब दे दी आपको तो। आदत है बुक से ही हाइलाइट करके पढ़ने की, है ना? जी सर। ठीक है। और फिर अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है? तो एक तो ये भी था कि आपका ग्रेजुएशन का भी था, वहाँ पे आपके साइंस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है ना? सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है। फिर अब इधर सीयूईटी का भी प्रिपरेशन करना है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? एक्चुअली सर ऐसा है, मैं मेरा एक साल का ड्रॉप था। अच्छा, तो जो क्लासेस नहीं थे तभी। मेरा ऐसा कुछ, मैंने एमएससी में से ड्रॉप किया था, तो मेरे पे काफी टाइम था एक साल में ऐसा। अच्छा, तो आपने फिर जो है पूरा 1 साल प्रिपरेशन में ही दे दिया, हाँ। ठीक है। तो ये बताइए जब आपने एग्ज़ाम हॉल में जब आप गए, आपने देखा क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है ना? फिर आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकले, तो क्या कभी ऐसा थॉट आया मन में कि यार ये चीज़ कर लेना चाहिए था तो और ज़्यादा मेरा जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते? नहीं सर, क्योंकि जितना मैं तो वेल प्रिपेयर्ड होके गया था। मैंने कहा कि जैसे मुझ पे तो एक साल था, और मैंने सब कुछ सीयूटी पीजी ही ओरिएंटेड पढ़ा था मैंने। हुँ, हुँ, बाकी टेट सीडीएस कुछ भी वो सब कुछ छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था। मेरा जितने भी प्लान थे जो ग्रेजुएशन के बाद मुझे करने थे, या जो भी मेरे कुछ इंटर्नशिप रह रही थी, मैंने सब कुछ ड्रॉप कर दिया था। मैंने सीयूटी पीजी ओरिएंटेड ही पढ़ा था। मुझे एक रिग्रेट अब ये है कि जो बहुत इजी क्वेश्चन है या मेरी इसलिए मिस्टेक है, वो मुझसे गलत हो गई। हुँ, लाइक एक क्वेश्चन था कि अ, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ, अ, उज्ज्वला योजना किससे उज्ज्वला पहल स्कीम किससे रिलेटेड है, या मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ था इंडिया में, ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो हाँ कोई करंट अफेयर करता होगा तो उसे उसके लिए तो देख के इजी, वो तो स्माइल करेगा कि ये क्या क्वेश्चन है। लेकिन वैसे क्वेश्चन मेरे गलत हुए, तो वहां मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ। क्लास में करंट अफेयर पढ़ता अपने कॉलेज टाइम में तो मुझे नॉलेज होती है, लेकिन ऐसा मैं साइंस, वही साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ऐसे कोई प्राइवेट नॉलेज तो थी नहीं। मैं वही अपनी बुक्स में लैब में लगा रहता था। मैंने करंट अफेयर आसपास की दुनिया में हो रहा है मुझे पता ही नहीं था क्या चल रहा। हुँ, हुँ। तो बस वही रिग्रेट है, और तो ऐसा है, सब कुछ रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने सारा पोर्शन कंप्लीट किया था, हुँ, रिवीजन किया था अच्छी तरह, तो मैं वेल प्रिपेयर्ड था। हुँ। तो ये बताइए जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो उनको सिलेबस से कितना स्टिक रहना चाहिए? क्या 100% सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं या 4-5 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर भी आ सकते हैं? सिलेबस से तो ऐसा है सर कि सिलेबस से ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है हमें। लेकिन ऐसा है कि जैसे आईपीटी है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसमें 5 ही थिंकर मेंशन है, कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, अंबेडकर, नेहरू, गांधी। हुँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अदर थिंकर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हुँ। लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, सावरकर हैं आपके, तिलक हाँ, हैं। नेहरू मेंशन नहीं आएगा सिलेबस में, फिर भी नेहरू से क्वेश्चन आते हैं। तो जितना हाँ, सिलेबस है, पहले सिलेबस अपना कंप्लीट करो, और जो लास्ट ईयर के ट्रेंड हैं उनसे अपना एनालाइज करो पेपर को, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत टफ आते हैं, उनकी कोई रीडिंग, कोई बुक आ गई, या उनकी कोई राइटिंग का नाम आ गया, बस जस्ट ऐसी कोई सोसाइटी उन्होंने बनाई थी, फॉर्म की थी, तो उसका ईयर आएगा, जस्ट बहुत सिंपल आते हैं। तो पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और देन जो अगर तुम पे टाइम है तो वो मस्ट है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि तुम जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम कमी तो छोड़ नहीं सकते। हुँ। तो जैसे आपने बोला कि थोड़ा-सा जो है पहले एग्ज़ाम के पेपर्स को एनालाइज़ करना चाहिए, तो क्या आपने भी पास्ट पेपर्स अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के सॉल्व किए, देखा आपने? हाँ हाँ जी। अच्छा, तो उसका फ़ायदा हुआ? हाँ, डेफिनेटली बहुत फायदा हुआ मुझे।
हुँ। और जैसे एक चीज़ हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन पे ज़्यादा समय दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक पढ़ना, नोट्स पढ़ना, टेक्स्ट पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। तो क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? इट्स लाइक 50-50, अगर तुम प्रिपरेशन में मतलब तुम्हें अपना टाइम दो। 50% वेटेज देना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना? चाहे वो पास्ट पेपर के रूप में हो या मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ जो भी हो लेकिन टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन वहाँ जाके क्वेश्चन नहीं करना, ऑब्जेक्टिव है तो पास पीवाईक्यूज देते हैं, तो ऐसा कि हर यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यू देते हैं तो एक लेवल मिक्स सा हो जाता है, किसी में टफ भी है, किसी में इजी क्वेश्चन भी आते हैं। हुँ। तो अब आ जाते हैं सर एक बार एग्ज़ाम ट्रेज़री के रोल पे। तो ये एग्ज़ाम ट्रेज़री आपकी प्रिपरेशन में कितना हेल्प किया है? इट्स लाइक सर, मतलब एग्जाम फेस भी होता नहीं तो शायद तक जेएनयू मेरा, मतलब मैं डाउट करता मेरी जर्नी नहीं, को कि नहीं, क्या। ऐसा नहीं है। देखिए, ये सारा हार्ड वर्क आपका है, ठीक है? एग्ज़ाम ट्रेज़री का रोल होता है आपको गाइड करना, आपको प्रोवाइड करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए हर एक स्टूडेंट जो है ना, वो मेहनत नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हर एक को फेरारी दे दीजिए, डज़न्ट मीन कि सारे लोग अच्छे ड्राइवर हो जाएँगे, है ना? ये तो आपने उस चीज़ को इस्तेमाल किया, आपने हार्ड वर्क किया, है ना? हाँ, तो ये सर मैं कि हम लोग अपने उधर लिए कहीं कोशिश करते हैं कि सारे चीज़ एक जगह कंपाइल करें, चाहे वो पास्ट पेपर्स के रूप में हो, स्टडी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्टडी मटेरियल है, तो स्टडी मटेरियल के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? स्टडी मटेरियल, सर एक कन्फाइन है एकदम सब कुछ, तो वो ही है एक बेस्ट चीज कि हाँ मुझे 10 जगह से नहीं पढ़ना, मुझे बुक से नहीं पढ़ना, मुझे और कुछ कहीं किसी के नोट्स मिल गए किसी सीनियर के, तो वो एकदम कन्फाइन है सब कुछ, तो वहीं से सारा काम हो जाएगा मेरा। और वो ही बात है, नोट्स से तो आपको बेसिक आइडिया लगता है, हुँ, क्वेश्चन ही करना है, इतने पीवाईक्यू लगाओगे, मॉक लगाओगे तो उनसे ज्यादा आइडिया लगेगा। तो आपने भी मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व किया था। जी सर। हुँ। अब देखिए इस बार ऋतिक जी हम लोग ये भी कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक वाइज़ पीडीएफ बना रहे हैं क्वेश्चन बैंक के रूप में। क्योंकि एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि हर एक स्टूडेंट का कुछ न कुछ वीक टॉपिक होता है, कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे पास इंसेंटिव हो जाता है कि मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। वो उसके अगर टेस्ट सीरीज़ में उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो एग्ज़ाम ट्रेज़री की तरफ से ये किया जा रहा है कि हम लोग जो है टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग-अलग वैरिएंट डिफिकल्टी लेवल का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए पॉलिटिकल थ्योरी में 12 टॉपिक है, तो 12 डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन बैंक रहेंगे और हर एक टॉपिक में फिर आपके 50-50 क्वेश्चन्स होंगे। तो सारा जो है प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है और वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट उस चीज़ को सॉल्व करे और जितना ज़्यादा आप सॉल्व कीजिएगा, आपके अंदर का भी भय खत्म होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से ना टॉपिक का क्लैरिटी बढ़ जाता है। अगर आपको yes, उस टॉपिक में कुछ नहीं आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अम्बेडकर की बात करते हैं या गांधी की बात करते हैं, तो उसके बारे में भी चीज़ें पता चल जाती है, अगर कुछ चीज़ नहीं मुझे पता है, ठीक है? तो ये हम लोगों की तरफ से भी कोशिश हो रही है। तो अगर मान लीजिए जो एग्ज़ाम तेजी जो भी चीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे आपने क्लासेस ली, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज़ आपने सॉल्व किया। तो एक इम्प्रूवमेंट की अगर मैं बात करूँ जो आप हम लोग के अंदर एग्ज़ाम तेजी में लाना चाहिएगा तो क्या होगा? सर एज सच तो मुझे अभी कुछ क्लिक नहीं कर रहा कि क्या इम्प्रूवमेंट है, जब भी मैं सोच के बताता हूँ कि हाँ, वो देखिए क्योंकि हर एक बार वो स्कोप होना चाहिए इम्प्रूवमेंट का। जैसे हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया कि क्वेश्चन बैंक लाना है, ठीक है? मुझे लगता है और कि ये भी सर। कर रहे हैं कि हाँ, एक-एक टॉपिक कंप्लीट वो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी किया था कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट। लेकिन इस बार जो है टॉपिक कंप्लीट होने के बाद थोड़ा रिगरस वे में हम लोग मॉक टेस्ट कराएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन पॉलिटिकल थॉट खत्म हो गया तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बेसिस पे 2-3 मॉक टेस्ट हो जहाँ पे हम सारे टॉपिक्स को, सारे थिंकर्स को कंबाइन करके मॉक टेस्ट करा सकें। तो टॉपिक बाय टॉपिक भी मॉक टेस्ट हम लोग और रिगरस वे में कराते चले जाएँगे। ये तो जो एस्पिरेंट उनके लिए जो 2025 का अपन जो देंगे सीयूटीपी, जो उनके लिए अच्छा होगा सर। मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, अगर उसमें किसी कैंडिडेट को, जो एग्जाम फेस के जो स्टूडेंट है, उसे दिक्कत आती है तो 1-to-1 तो हो जाता है उस सेशन में कंप्लीट, कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एक पर्टिकुलर डेडिकेट क्लास उस मॉक टेस्ट के लिए, जो पेपर आपने करा है उसके लिए देनी चाहिए।
यहाँ पूरा होल एक क्लास को पता पड़ जाएगी कि आप क्वेश्चन का कैसे क्या हाँ, था। क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ गलती हुई, क्योंकि एक टॉपिक में कुछ कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उन्होंने सॉल्व कर दिया है, कोई स्टूडेंट होंगे जो सॉल्व नहीं कर पाए। तो ठीक है, एक डिस्कशन क्लास के रूप में हर एक मॉक टेस्ट के बाद भी वो रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन सर इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हर जगह है सर। सो अब आगे का क्या प्लान है? आगे का सर वो ही नेट जेआरएफ जो एकेडमिक्स में ही करना है, कुछ सर करना है। एकेडमिक्स को ही कंटिन्यू रखना है, जी। ठीक है। सो आने वाले जितने 2025 के स्टूडेंट्स हैं उनको आपकी तरफ से अगर 3 थिंग्स बोला जाए, अगर मैं पूछूं कि 3 चीज जो करनी है तो क्या होनी चाहिए? पहली चीज तो अपना जो भी जितनी भी आपके रीडिंग्स है, मान लो स्टार्टिंग से यूटी पीजी का जो सिलेबस है ना, वो भी हार्ड कॉपी में रखो, जितनी चीजें हार्ड कॉपी में रख सको तो बढ़िया है। हम्म। जितने भी यूज है तुम पे, और सिलेबस से स्ट्रिक्ट होके पढ़ो। सब्जेक्टिव कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर ही ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, ऑप्शनल पेपर होगा, तो उससे तुम तो फालतू की रीडिंग से बचो। स्टैंडर्ड बुक अगर तुम पढ़ सकते हो, तुम पे इतना टाइम है, तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है, तुम्हें ऐसे सच एक आध टॉपिक में जैसे आईपीटी में कोई दिक्कत है तो तुम रेफर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे सिलेबस के लिए तुम क्या रेफरेंस बुक ही पढ़ूंगा मैं, तो हम्म। वो लेंथ भी हो जाएगा, और शायद तक ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कोई फायदा भी नहीं करेगा तुम्हें, जितना तुम ऑब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ते कहीं से कन्फाइन होते। हम्म। और पॉजिटिव रहो पूरी जर्नी में, क्योंकि मॉक में भी ऐसा है कि किसी कोई ऐसा तो है नहीं कि सबका सभी पोर्शन अच्छा होगा, किसी का कुछ कम भी हो सकता है, किसी का पॉलिटिकल थॉट में इशू होगा, किसी का इंडियन पॉलिटी अच्छा होगा। तो हम्म। हम मॉक लगाते हो, बस हाँ कि ऐसा नहीं स्किप कर दूं कि मैं ऐसे आज मन नहीं कर रहा है, आज नहीं लगा रहे आज ऐसे, तो मॉक देती दीजिए, बस इतना ही सर मेरे। हम्म। ठीक है ऋतिक जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी बात जरूर मानेंगे, ठीक है। क्योंकि ओके। देखिए एज ए टीचर हम लोग भी अपने एंड से कोशिश करते हैं कि हाँ, क्योंकि ये एग्जाम ना सिर्फ आपके लिए नहीं है, हमारे लिए भी एक कंपटीशन है, ठीक है, कि आपके थ्रू हम भी कॉम्पीट करना चाहते हैं एग्जाम में। लेकिन अब क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बैठ नहीं पाते हैं तो आप लोगों को प्रिपेयर करते हैं, और ये स्टूडेंट लोगों को भी समझाते हैं, क्योंकि हार्डवर्क सिर्फ एक साइड से नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप कीजिएगा तो नहीं होगा, सिर्फ हम करेंगे तो नहीं होगा। हार्डवर्क वो दोनों एंड से होना चाहिए, और वो कल्मिनेशन ऑफ बोथ द हार्डवर्क जो रिजल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट आपकी बात मानेंगे। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।